अब मंडे से आपका जो लेक्चर शुरू होगा वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना बहुत ही फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ आएगा जब उसके रिलेटेड आपको फैक्ट समझ आएंगे। एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो एनालिटिकल वर्ड भी ऐड कर लो, मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई नेवल शिप है, वो विद इन इंडिया ही बन रही है, तो उसके बेनिफिट क्या हुए? बन तो गई शिप, मैरीटाइम प्रोटेक्शन, हमारे डिफेंस कोऑपरेशन में वो पार्टिसिपेशन करेगी, पर उससे और क्या एडवांटेज मिली? तो इतने सारे लोगों को रोजगार भी मिला, एक तो बनाते हुए, और उसके बाद मेंटेनेंस के टाइम पे भी इंप्लॉयमेंट जनरेट वहां से होगी। प्लस इंडिया ने कुछ अपने सपने देखे हुए हैं, जैसे विकसित भारत एट 2047, क्योंकि उस टाइम हमें 100 साल हो जाएंगे पूरे आजाद हुए। तो हमने क्या बोला कि हमें तब तक डेवलप नेशन बनना है। तो अगर डेवलप नेशन बनना है तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट होना चाहिए। जैसे आज ही सुबह आज आपने एक आर्टिकल करा अबाउट एआई गवर्नेंस, तो बताया वहां पे कि पहले हम ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से जंप कर जा रहे हैं कि पहले ही थ्रेट के बारे में बात करेंगे। पहले बोला कि डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, थ्रेट तो आएंगे जब यूज करेंगे, वो डेफिनेट सी बात है, पर पहले हमें ट्रांजिशन करना पड़ेगा। अब आज का जो हमारा मेन डिस्कशन का भी पार्ट रहेगा दैट इज ओनली अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके जो मेंस के क्वेश्चन पहले के आ रखे हैं उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज प्रॉपर ऐसे नहीं होगा कि मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसका आंसर कर ही दो, हम जस्ट एनालाइज करेंगे। कल आपने सिलेबस देखा, मतलब साइंस एंड टेक का मेरे ख्याल से परसों हुआ था, तो उसमें आपने टेक्नोलॉजी वाला पार्ट देखा। एंड जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे ना, आपको दिखेगा कि जो टेक का सिलेबस है उसी में से मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इनको ढंग से समझना, फिर आपने एक प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं नहीं बोल रही आपको आप आंसर लिखना शुरू कर दो, क्योंकि सिंस आपने शुरू ही करा है तो लिखने का फायदा नहीं। अभी जो पुराने हो जाते हैं, 1.5 महीना 2 महीने जिनको हो जाते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा फिर लिखना शुरू कर देना होता है। तो पहली बात तो यही आपका शीट का पैटर्न रहता है जो आप पेपर में यूज करते हो। इसमें वही सेगमेंट्स रहेंगे, जैसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा जो कि 2 से 3 लाइन्स का होता है मैक्सिमम। 5 लाइन भी खींच सकते हो, पर कोई उतना उसका बेनिफिट रहता नहीं है। एक अच्छा सा इंट्रो पर 2-3 लाइन भी अगर यूज कर रहे हो, बढ़िया बनाया हुआ है, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। सेकंड पार्ट आपका इसमें बॉडी वाला ही रहेगा। बॉडी का मतलब होता है जो आपसे मेन क्वेश्चन पूछा गया है, अब उसी के सेंट्रिक आपने आंसर अपना देना है। ठीक है, अगर जैसे पूछ लिया कि नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है इन डिफरेंट सेक्टर, तो वो मेन बॉडी वाला पार्ट आ गया कि आपसे पूछा है नैनो टेक्नोलॉजी की यूटिलिटी, एप्लीकेशन क्या है, तो वो बॉडी में आएगा। तो फिर इंट्रो में क्या लिखना था, तो नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दो वहां पे कि ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या चीज। 2-3 लाइन में 10⁻⁻⁹ nm दैट इज नैनोमीटर्स, उस साइज को हम बोलते हैं नैनोटेक लेवल पे। मतलब जो भी एलिमेंट है, बड़े साइज का जब वो अवेलेबल था उसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, पर जब उसको 10⁻⁹ नैनोमीटर के ऊपर लेके गए उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर जाती है। तो उसको आपने डिफाइन करा, बॉडी में क्या आ गया, उसकी एप्लीकेशन आ गई। एंड कंक्लूजन कि फ्यूचर में इसकी एडवांसमेंट रहेगी ही रहेगी। पर सिंस अभी मैंने कोई एग्जांपल नहीं उठाया कि नैनोटेक कहां कहां पे आप यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अभी आपने टेक में वो पढ़ना है। तो बॉडी वाला जो सेगमेंट रहता है, इसमें आपकी मेन बॉडी आती है, जो मेन क्वेश्चन के अंदर इंग्रेडिएंट आपसे पूछा हुआ है, मैक्सिमम जो वर्ड्स ऑक्यूपाई होंगे वो बॉडी वाले सेक्शन में रहेंगे। एंड लास्ट जो पार्ट आता है दैट इज कंक्लूडिंग। कंक्लूडिंग यानी कि आप हेडिंग डालते हो कंक्लूजन। कंक्लूजन इज लाइक कि जो आपने ऊपर सारा बताया उसको एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ लेके चलना है और कोई पॉजिटिव नोट के ऊपर अपने आंसर को एंड कर देना है। शुरुआत आपने डिफाइन कर दिया जो टॉपिक आपसे पूछा था, बॉडी में आपने मेन सेगमेंट लिखा जो आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है जिससे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड कंक्लूडिंग ये पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। अगर नेगेटिविटी आ भी रही है कि नहीं कुछ नेगेटिव ज्यादा दिख रहा था अपने को, तो पहली लाइन नेगेटिव लिख दो, बाद में पॉजिटिव पे एंड कर दो कि उसको इंप्रूव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप जब से आ रहे हो तब से एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, सेचेल्स वाला आर्टिकल किया आपने। आपने बोला कि अजम्पशन नेवल, जो अजम्पशन आइलैंड है वहां पे नेवल बेस को डेवलप करना था, पर हुआ नहीं, नेगेटिव। पर आगे मैंने लिख दिया पर फ्यूचर में इसको जरूर डेवलप करेंगे, पॉजिटिव। तो नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, डन। तो जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है दैट इज पॉजिटिव नोशन पे एंड करना है। मैक्सिमम 5 to 6 लाइंस आप इसके लिए यूज कर सकते हो। मतलब जो भी पेपर का आप मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, बेसिक जो फीचर रहेंगे वो यही रहेंगे, इंट्रो, बॉडी, देन आपका कंक्लूजन। ये 3 पार्ट्स है। फिर वो वर्ड्स आएंगे ना, जैसे 250 वर्ड्स का क्वेश्चन आ रखा है, 2 से 3 लाइन बोली तो आपके 10-12 वर्ड हो सकता है कहीं छोटी सेंटेंस के अंदर ज्यादा डिफाइन कर देते हैं। अगर ज्यादा खींच के करूं तो 20 कर वर्ड्स आपके इंट्रो में यूज हो गए, 20 टन। 50 कर वर्ड्स ले लेते हैं जो आपके कंक्लूजन में चले गए, बाकी सारा बॉडी का पड़ा हुआ है, तो इन 250 वर्ड्स में से उनको यूज करो आप। तो मतलब मेन जो वर्ड्स आपके यूज होंगे वो कहाँ पे हुए, 50 भी ज्यादा बोल दिए मैंने, यहाँ पे 30 के आसपास ले लेते हैं। तो बीच में जो बाकी बच गए वो सारा आपका बॉडी वाला ही पार्ट है। मतलब मार्क्स मेन जो रहेंगे उसी के। इंट्रो वाले पार्ट के शायद बहुत ही बढ़िया दे दिया 1.5, एक तो रहेगा ही रहेगा, वो बढ़िया इंट्रो लिखा होगा तो आपको डेफिनेट मिलता ही है।
कंक्लूजन 1.5 मैक्सिमम। बाकी सारा डिसाइड कहाँ पे होगा, वो बॉडी वाला पार्ट डिसाइड करेगा। मतलब यहाँ पे आपको एज मिल जाती है, अगर आपने इंट्रो एंड कंक्लूजन अच्छा लिखा तो आपको थोड़े से मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलते हैं। बॉडी वाले सेगमेंट में मेन जो चीजें लिखी होंगी वो सभी ने लिखी होंगी, तो मतलब यहाँ पे तो एवरेज स्कोर ही रहता है सबका। वो जीएस में मैंने कल आपको समझाया भी था, 1, 2, 3 एंड 4, फोर्थ वाला आपने देखा एथिक्स का ही 1-250 मार्क का पेपर है, पर बाकियों में सारे थोड़े थोड़े पेपर आ रहे हैं, तो एथिक्स कहीं ना कहीं डिसाइसिव एक्ट हुआ, तो बाकी जगह भी तो एवरेज ही मार्क्स आने हैं। हाँ नहीं डिडक्ट नहीं होते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब अगर 150 वर्ड्स का बोला हुआ था, अगर वो समथिंग 175 या आप थोड़ा कंजस्टेड लिखते हो 200 वर्ड्स पहुंचा हुआ है, पर पूरे पेपर पे एडजस्ट कर दिया, चल जाता है उतना ऊपर नीचे, उतना चल जाए। कम नहीं लिखना है, कम लिखेंगे वहां पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कम तब लिखना है अगर आपको नहीं आता है आंसर कि बस इतना ही खींच पा रहा है मेरे से, अब मेरे को पॉइंट्स भी याद नहीं आ रहे, गलत नहीं लिखना है। एंड रेपिटेशन नहीं करना है, वो भी फिर कहीं ना कहीं आपके नंबर डिडक्ट करने में ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो उतना लिखो पहले तो जितना आता है, मतलब जब आप प्रिपेयर करते हो तो काफी कुछ आ जाता है बाय द एंड, ऐसे होता नहीं है कि वर्ड्स की कमी पड़ जाए अनटिल और अनलेस आप उस टॉपिक को पढ़ के नहीं गए थे। तो जबरदस्ती नहीं लिखना है, रेपिटेशन नहीं करना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वर्ड्स का हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने मेन स्ट्रक्चर देखा। अब इसी स्ट्रक्चर में बॉडी वाले सेगमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। अब जब बॉडी के बारे में आप लिखोगे ना यहाँ पे, तो सबसे पहले बनती है हेडिंग, ठीक है। हेडिंग के नीचे थोड़ा सा आप उसको डिफाइन करते हो, एक्सप्लेन करते हो, मतलब वो कनेक्टिविटी बनी रहे। इस एक्सप्लेनेशन के बाद कई जगह पे क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया होता है कि इसके एग्जाम्पल भी ऐड करो। मैंने बोला एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, आपने बोला कि नैनो टेक्नोलॉजी को हम एग्रीकल्चर में भी यूज कर रहे हैं, फिर आपने बता दिया उसके बारे में कि एग्रीकल्चर के फील्ड में। एग्जाम्पल दो, नैनो यूरिया, एग्जाम्पल आ गया ना, आपने सपोर्ट कर दिया, अपना एक्सप्लेनेशन आपने वैलिडेट कर दिया थ्रू एग्जाम्पल। सेम अगला हेडिंग बनेगा, एक्सप्लेनेशन आएगी, फिर से एग्जाम्पल ऐड करो। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज में एग्जाम्पल आएगा। फॉर एग्जाम्पल सुनामी पे एक सवाल आ गया, सुनामी पे और बोला उन्होंने कि क्या क्या इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और एग्जाम्पल यूज करो सुटेबल। अब सुटेबल एग्जाम्पल अगर देखिए सुनामी के, ट्रिगर हुई सुनामी वो अलग बात है, पर अगर सुनामी आई है वो अलग बात है। और जो सवाल पूछा वो पूछा कि सुनामी आई, तो सुनामी अगर उसके इवेंट देखोगे आप 18, 2004 और पुराने चले जाओगे 1960s में अलास्का वाला जो इंस्टांस हुआ था, वो आपके वैलिडेटेड एग्जाम्पल थे। एंड वो तो आपने स्टैटिक में पढ़े ही होते हैं, तो उन एग्जाम्पल को लिखने में कोई आपको टफनेस नहीं फील होगी। अगर सवाल पूछा होता कि सुनामी ट्रिगर किन किन रीजन की वजह से होती है, तो क्वेश्चन चेंज है। पहले पूछा सुनामी की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, और जो पास्ट में सुनामीज आई हैं उसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट्स पड़े। एक क्वेश्चन आया कि सुनामी ट्रिगर किन किन रीजन की वजह से होती है। ट्रिगर तो कई बार होती है, अभी भी ट्रिगर हो गई थी पीछे, जैसे जापान वाला एरिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, सारे एरियाज में अर्थक्वेक की वजह से ट्रिगर हुई थी। ट्रिगर मतलब आई नहीं, आ सकती थी। सुनामी अगर आ गई है, उसके इवेंट्स आपसे पूछे तो एग्जाम्पल वहीं के ऐड करने हैं, फिर आप ट्रिगर वाले एग्जाम्पल नहीं ऐड करोगे। सेम साइंस एंड टेक का एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं। आज ही आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, ठीक, तो सेम चीज बनेगी। मैंने पूछ लिया कि एआई को आप कौन कौन से सेक्टर्स में यूज कर सकते हो, लगभग हर सेक्टर है। मैं एक बॉडी में हेडिंग बना देती हूँ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में एआई का यूज क्या रहेगा? यस, एक वेदर डिटेक्शन इन्होंने बोला, हाँ जी। इरिगेशन में कैसे, पर वहां पे लिखना पड़ेगा फिर एआई इंटीग्रेटेड इन रोबोटिक्स, पहले एआई तक ही रहना है। देखो रोबोटिक है ना जो, वो आपने एक और सेगमेंट ऐड करा है, जैसे इन्होंने बोला मोबाइल ऐप के अंदर वो फीचर ऐड कर दिया एआई वाला, तो उससे क्या दिखा हमें, वेदर चेक कर लिया, यस ये आएगा। तो इरिगेशन जब आप बोल रहे हो आपको वाटर ह्यूमिडिटी वगैरह का लेवल चेक करना था, तो बेटर सजेशन आपको एआई के थ्रू मिल सकते हैं। ये एक एग्जांपल हुआ। मार्केट प्राइसिंग, ये एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में आ जाएगा कि मार्केट में क्या क्या अपडेट चल रहे हैं। इवन स्कीम्स भी आ जाएंगी सरकार की, एआई के थ्रू आपको प्रॉपर समरी बन के आ जाएगा कि फार्मर के लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम चला रखी है। पर अब क्वेश्चन को देखो, मैंने बोला एआई इन सेवरल सेक्टर, सेवरल जब आ गया ना, तो मतलब आपसे क्वेश्चन में डाइवर्सिटी डिमांड करी गई है। डाइवर्सिटी का मतलब है आप सिर्फ एक ही पॉइंट को नहीं डिफाइन कर सकते। एग्रीकल्चर में जैसे आपने वेदर बोल दिया, आपने ह्यूमिडिटी बोल दी, 2 पॉइंट्स लिखे आगे बढ़ो। कोई पोर्टल सरकार का याद आ रहा है, उसको एग्जाम्पल में ऐड कर दो, नहीं आ रहा है जबरदस्ती नहीं लिखना है, गड़बड़ नहीं करनी है वहां पे। अगला मैंने लिख दिया जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर इंडिकेट कर रहा है हॉस्पिटल में, जैसे कई बार कॉल्स उठाते हैं वहां पे रिसेप्शन पे, वो वाला काम आज के टाइम पे एआई रिप्लेस कर रहा है, वो वाला आप ऐड कर सकते हो। और उसमें ये भी आ जाएगा कि कहीं ना कहीं बाइसनेस भी इग्नोर होगी, जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वही आंसर में आएगा। मैंने जस्ट क्या लिखा, एआई को हेल्थ केयर में कैसे यूज करा, और हाँ इंश्योरेंस वाला पॉइंट भी इसमें आ जाएगा, यस। स्मार्ट डायग्नोसिस भी इसमें आ जाएगी, यस। हाँ यस, वो डिफरेंस हमें पता लग जाएगा, वो गवर्नमेंट के भी हाथ पे यूज होगा। पर हेल्प एंड सपोर्ट, यस वो सजेशन में आ गया। और रोबोटिक सर्जरी, जब भी रोबोटिक वाला पॉइंट लिखना है ना,
आप ध्यान रखना, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दोनों आप अलग अलग से पढ़ते हो। रोबोटिक्स की जब बात करते हैं, फिजिकल इंफ्रा एग्जाम्पल आ गया, एंड जो एल्गोरिथम आ गया वो एआई आ गया। मतलब बिना एआई के रोबोटिक्स भी कुछ नहीं है। तो जब भी आप लिखोगे ना तो एआई इंटीग्रेटेड इन रोबोटिक्स, और ट्राई करना कि सारे, क्योंकि आपका जो एआई है जरूरी नहीं है उसके लिए आपके पास रोबोट हो। तो जब क्वेश्चन में बोला है एआई इन सेवरल सेक्टर, मतलब आपको रोबोट का एक आधा एग्जांपल यूज कर लेना डेफिनेटली। बार बार लिखोगे ना तो वो रोबोट के ऊपर ज्यादा बन जाएगा आंसर, क्योंकि एआई तो आपका लैपटॉप पे भी चल रहा है, सिस्टम पे भी चल रहा है, फोन्स में भी चल रहा है, एवरीवेयर। मतलब आपको रोबोट की जरूरत नहीं है हर बार एआई के लिए। हाँ, एआई जब सबमिट हुआ था उन्होंने रिप्रेजेंटेशन करी थी, आज के टाइम पे वो भी आप ऐड कर सकते हो। हाँ, अभी देखो, सुनो सुनो, अभी एग्रीकल्चर आपने बोला, हेल्थ केयर बोला, अभी मुझे डाइवर्सिफिकेशन दे। आप जो बोल रहे हो ना वो फिर पूरा ही हेल्थ केयर सेक्टर का आंसर बन गया। यहां पे गड़बड़ होती है। मैंने आपको हेडिंग क्लीन करी कि एआई इन हेल्थ इन सेवरल सेक्टर, सेवरल सेक्टर बोल रहा है, इंश्योरेंस बोल दिया, हेल्थ आपने बोल दिया कि हेल्प के लिए जो सजेस्टिव मेजर होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं, बस इतना ही लिखना है। आगे आप एक और डाइवर्सिफाइड पॉइंट बता सकते हो, डिफेंस के अंदर एआई आज के टाइम पे यूज हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक तरफ आपने फार्मर्स को भी टारगेट कर लिया, एक तरफ आपने हेल्थ केयर सेक्टर को भी टारगेट कर दिया, अब आती है सिक्योरिटी, डिफेंस, वेरी गुड, एजुकेशन, अब आई ना डाइवर्सिफिकेशन। अब एजुकेशन मैं अभी डिफाइन नहीं कर रही सारा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है। इंडस्ट्री जैसे एग्जांपल, फिर से रोबोट्स आगे, वेब डिजाइनिंग के लिए टर्म क्या करोगे, आईटी, ठीक है, आईटी, आईटी सेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। और एजुकेशन आ गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें आप एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो, ऑनलाइन आप भी ट्राई करें, डिफेंस आ गया, वेरी गुड। हाँ, स्पेस टेक में आएगा, एग्जाम्पल ऐड करो, आज के टाइम पे एआई को इंटीग्रेट करा जाए। मैरीटाइम भी आ गया, वो नेवी में डिफेंस में चला गया। एंटरप्रेन्योरशिप आईटी वाले में लिखोगे। लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ बैरियर इन इंडिया, सर्वम एलएलएम, ठीक है, सर्वम ने एआई के मॉडल्स बना दिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। वो एक्चुअल में अगर एआई पे सवाल पूछा ना तो वो आपसे सुनना चाहता था ये एग्जामिनर, कि आप कहीं ना कहीं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में जरूर बोलो, क्योंकि एआई मॉडल है वो मेड इन इंडिया। अगर इंडिया में बना हुआ है, आपकी आपसे एग्जाम्पल में वो एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आप उसको लिखें। तो डाइवर्सिफिकेशन, आप जैसे हेल्थ केयर का मैंने हेडर डाला यहाँ पे, आप सारे उसी के अराउंड रिवॉल्व करके, पर वहां पे रिवॉल्व नहीं करना था, आपको देखना था ऊपर सेवरल सेक्टर पूछे हुए हैं आपसे। हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा डेटा एकमुलेटेड है दिमाग में, और ये इंसान का नेचर होता है कि जब हमें पता होता है हम सब कुछ बताना चाहते हैं, पर क्वेश्चन की डिमांड देखनी है। एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, डेफिनेटली यस, और ये वैल्यू एडिशन के साथ ही आता है। यस, फिनटेक लिखो, फिनटेक, लो इकोनॉमी भी आपने कवर कर दी। कई बार ना डाइवर्सिफिकेशन में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी पता नहीं लग रहा यार कैसे इसको मैं डाइवर्सिफाई करूं, अपना सिलेबस याद कर लो साइड में ना, इसमें एक इवन हिस्टोरिकल एग्जांपल भी आ सकता है। आज के टाइम पे हमारा जितना भी लिटरेचर है हिस्ट्री का, उनको भी हम पोर्टल्स के ऊपर डाल रहे हैं, और एआई हमें समरी बना के दे रहा है कि एक्यूरेट डेटा जाए। यस, वेरी गुड, लग गया ना पता अब। तो आपने क्या किया, एक तो डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया, हेडिंग बनी जिससे आपकी, उसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। आपने एग्जांपल दिया सपोर्ट करने के लिए कि देखो सरकारें यूज भी कर रही हैं, हमारी कंट्री के अंदर इसका यूसेज भी हो रहा है। यस, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, उसमें भी आज के टाइम पे यूज हो रहा है। एंटरटेनमेंट हेडिंग आ जाएगा उसके लिए। यस, वेरी गुड, एनालिटिकल पॉइंट आ गया, एक डाल सकते हो। ये जो आपने कंज्यूमर वाला पॉइंट बोला, इसको कंक्लूजन में ऐड कर दो। आइडिया लगा थोड़ा सा। अभी मैं और एग्जांपल्स उठाऊंगी। यस, फोरेंसिक में भी कर रहे हैं इवन, चलो ठीक है, फोरेंसिक्स में भी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो मेरा ही टॉपिक है इसलिए मेरे को नहीं जाना है उस तरफ अभी के लिए। तो फोरेंसिक्स में भी यूज हो रहा है आज के टाइम। स्टैटिस्टिक इकोनॉमी वाले सेक्टर में आ जाएगा, स्टैट वहीं पे है, मिनिस्ट्री ऑफ, जो आपकी मॉस्पी जिसको आप बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, स्टैट का काम वही करते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन आप बताइए। यस, वेरी गुड, hunter.ai, ये आपका फिनटेक में एग्जाम्पल आ जाएगा। आजकल बड़े सारे क्राइम्स हो जाते हैं फाइनेंसिस से रिलेटेड, तो उसके लिए hunter.ai बनाया गया है ताकि म्यूल अकाउंट्स को पकड़ा जा सके। म्यूल अकाउंट मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल इट्स वर्किंग, मतलब वहां से ट्रांजेक्शन चली हुई है, तो उनको पकड़ने के लिए फाइनेंस ने यूज कर लिया ये, दैट इज hunter.ai। यस, आरबीआई। ये अब थोड़ा सा ना, थोड़ा सा जा रहा है दूर, अब थोड़ा सा दूर जा रहा है, यहां तक नहीं पहुंचना है आपको। मेरा की कॉन्सेप्ट यही था आपको यहां से समझाना कि जब क्वेश्चन में जो चीज आपसे डिमांड करी गई है वहीं तक रहना है। जब आपको लगे ना मैं ज्यादा डिक कर रहा हूं, जैसे रोबोटिक्स आ गया ना, डिफरेंस समझ हमको, एआई, हाँ ठीक है, डेफिनेटली आप उसको ना तब यूज करेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एआई। अभी आपसे सिर्फ एप्लीकेशन पूछी थी। अब अगर सवाल ऐसे होता कुछ कि 150 वर्ड्स का है,
150 वर्ड का है, मतलब ये वाला पेज पूरा भरेगा, पीछे का वाला इसका आधा सा भर जाएगा, दैट्स इट। आपसे पूछा कि क्या क्या कंसर्न आज के टाइम पे रेज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या क्या कंसर्न रेज हो रहे हैं। अब कंसर्न क्या इंडिकेट कर रहे हैं अपने को कि पॉजिटिव कुछ नहीं पूछा हुआ है। पॉजिटिव अब कहां पे लिखोगे? कंक्लूडिंग, लास्ट वाले पार्ट में। शुरुआत कैसे करोगे? कोई केस बता दो जिसमें एआई का मिसयूज करा गया है। कंसर्न मल्टीपल आ जाएंगे, आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, डेटा ब्रीच हो रहा है सारा अपना, हेल्थ केयर सेक्टर में भी बहुत सारा मिसयूज हो रहा है, केसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट मेरा कीवर्ड क्या था? कंसर्न। अब आपने एप्लीकेशन नहीं लिखने हैं, वो जो एप्लीकेशन आपने यूज करे, जैसे आपने वेदर पैटर्न को डिटेक्ट करने की बात करी थी, कई बार एआई भी फॉल्ट खा सकता है, शायद वो एपीआई ठीक से प्रोग्राम नहीं हुआ था, वो भी फॉल्ट खा सकता है, वो कंसर्न आ जाएगा। लो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये कि जुडिशरी में यूज तो कर रहे हैं आज के टाइम पे एआई, पर ये केस सामने आ जाता है। तो मतलब जब कंसर्न बोल दिया ना, आपको दिख रहा है कि ये मेरे से कंसर्न पूछे हुए हैं एआई के रिस्पेक्ट में, तो अब मैंने कंसर्न नेगेटिव चीजें बतानी है। यस, आजकल सारे क्या कर रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज के टाइम पे फटाफट से मैंने, मैम ने क्वेश्चन दिया कहीं तो फोन पे जल्दी से सर्च कर लेते हैं लिखते टाइम, और वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आपने तो सोचा ही नहीं। और अगर सोचा ही नहीं तो फिर अपनी एनालिटिकल थिंकिंग तो खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो रिप्लेसमेंट है। मतलब जो अगली जनरेशन आएगी वो इतनी एनालिटिकल थिंकिंग कर ही नहीं पाएगी आने वाले टाइम में। तो मतलब आपने क्या करना है, क्वेश्चन की जो डिमांड होगी उसको हमेशा सेंटर में रखना है, उसके बिहाफ पे ही आंसर करने हैं। अब जैसे एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे साइंस एंड टेक वाले पार्ट में पूछे गए थे। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, अब इनको पहले डरना मत, क्योंकि ये 25 का पहला ही सवाल था, 10 मार्कर का था ये यूपीएससी का, और टफ था थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट। ये ऐसा क्वेश्चन था कि अगर पढ़ा है तो आएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा। तो यहां से हमें क्या दिखा कि साइंस एंड टेक को सीरियस होकर आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बोला फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम। अब जिसने नहीं करा वो डर जाएगा कि ये फ्यूजन एनर्जी क्या चीज आ गई, पर हमें कीवर्ड दिख गया यहाँ पे, फ्यूजन एनर्जी। और कोई प्रोग्राम है इंडिया के अंदर जो कहीं ना कहीं इवॉल्व हुआ है पिछले 10 दशकों को अगर देखें। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है, पहला कीवर्ड इज फ्यूजन एनर्जी, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपसे सवाल किसके ऊपर पूछने जा रहे हैं। आगे बोला मेंशन करनी है आपने इंडिया की कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट, ITER भी बोलते हैं इसको, दैट इज इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। इसकी कंट्रीब्यूशन बतानी है, किसकी, इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूट करा इसमें। नंबर 2 चीज जो आपसे यहां पे पूछी हुई है। नंबर 3, व्हाट विल बी द इंप्लीकेशन ऑफ सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी। 3 सेगमेंट में ये पूछा हुआ है। पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये क्वेश्चन टफ है टू बी ऑनेस्ट, मतलब आप बिगिनर हो बिल्कुल ही तो आपको ये नहीं आएगा, पर जब न्यूक्लियर टेक पढ़ लोगे फिर आप इसको कोरिलेट कर पाओगे, मतलब कुछ ना कुछ लिख ही दोगे, अगर नहीं भी पढ़ा है, इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं भी है याद, कुछ ना कुछ आप मेंशन कर पाओगे, ये भी मेंशन कर पाओगे, ये भी मेंशन कर पाओगे, यहाँ पे जाके अटक सकते हो। ये फ्रांस में चल रहा है क्योंकि, तो इंडिया ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करा। अब कैसे इस क्वेश्चन को तोड़ना था, कैसे इसको टैकल करना था। नाउ द बेसिक पार्ट इज इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, वो अपने दिमाग में फिट होना चाहिए। आप जब भी इंट्रोड्यूस करेंगे ना टॉपिक को, पहली लाइन में उसका पक्का से हिंट होगा। ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम्स में आजकल, अब सीधे क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा घुमा के आएंगे। पहली वाली लाइन जो होगी बड़ी जनरल सी होगी, एंड वो आपको क्वेश्चन की डायरेक्शन बता देगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आगे आपसे पूछा होगा। यहाँ पे मेरे को टॉपिक दिख गया फ्यूजन एनर्जी। अब फ्यूजन एनर्जी का पता होना यहाँ पे जरूरी था, तो वो रिलेवेंस दिखाता है कि क्लास लगाना कितना जरूरी है। आपको वो पढ़नी पड़ेंगी चीजें, न्यूक्लियर टेक के बेसिक फीचर क्या है, प्रिंसिपल क्या है। और जब आप पढ़ेंगे ना इसको, तो आपको दिखेगी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 2 तरह की है, एक आएगी फीजन एंड दूसरी आएगी फ्यूजन। अब यहाँ पे अभी के लिए टफ है ये शुरू में, अगर बिल्कुल बिगिनर है, पर जब आप इसको पढ़ लोगे फिर ये इजी है। फीजन का मतलब कोई चीज है, बड़ी सी चीज थी वो टूट गई। फ्यूजन मतलब 2 चीजें आपस में जुड़ गई। साइंस में यही मतलब रहता है इनका, चाहे आप बायोलॉजी में पढ़ रहे हो या फिजिक्स में पढ़ रहे हो। यहाँ पे टूटी, यहाँ पे जुड़ गई, फ्यूजन। आपसे पूछा है क्वेश्चन इसके ऊपर, तो मतलब इसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इंट्रो में सीधा आप क्या कर सकते हो, फ्यूजन को डिफाइन कर दो। आप डिफाइन करोगे जब, तो सिर्फ 2-3 चीजें लिखनी जरूरी है। एक तो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ही अंडर हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूजन का मतलब है 2 चीजें आपस में जुड़ रही हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स रहेंगे, उनके आइसोटोप्स हो सकते हैं, और एक बड़ा सा सब्सटेंस बनाएंगे, प्लस लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज। यस, सन का एग्जाम्पल दे सकते हो, वेरी गुड। सन के अंदर जैसे हाइड्रोजन का ड्यूटीरियम और ट्रीटियम होता है ना, ये दोनों फ्यूज करते हैं और यहां से बनती है हीलियम
प्लस एक न्यूट्रॉन निकलता है और बड़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो यहाँ पे सेगमेंट जुड़े हुए हैं, ऊपर फ्यूजन एनर्जी, नीचे क्या बोला, ग्लोबल एनर्जी। तो एक चीज तो क्लियर है अपने को कि ये जो फ्यूजन एनर्जी पूछा हुआ है एनर्जी जनरेशन के लिए इसका यूसेज रहेगा। अटकोगे कहाँ पे, इंप्लीकेशन आप फिर लिख जाओगे क्योंकि यहाँ पे टारगेट्स आपने पढ़े होंगे थ्रू आउट जर्नी। अगर आपने इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बारे में नहीं पढ़ा होगा, ये पढ़ा है वैसे हमने करंट अफेयर में लास्ट ईयर, ये बहुत चला हुआ था, तो इसी वजह से 2025 के बिल्कुल स्टार्टिंग में चला हुआ था, अभी तो 26 चला हुआ है ना, ये लास्ट ईयर का है, तो 25 में चला हुआ है, ये फ्रांस में बनाया हुआ है और इंडिया क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है यही पढ़ा हुआ था आर्टिकल में एक्चुअल। नहीं, वो स्विट्जरलैंड का पार्ट है इसके साथ। ये फ्रांस में बन रहा है, एक बड़ा सा रिएक्टर बना रहे हैं ये लोग जहां पे फ्यूजन एनर्जी को हार्नेस करेंगे। तो मतलब यहां से हमें एक चीज दिख रही है कि आज तक सारे किस पे फोकस कर रहे थे, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जैसे सूर्य से एनर्जी आती है वैसी एनर्जी जनरेट करना अर्थ के ऊपर, और ये अपने में बहुत टफ प्रोसेस होती है। तो फ्रांस वालों ने बोला एक काम करते हैं, ITER हमारी कंट्री में लगा लो एंड सारे थोड़े थोड़े कंपोनेंट बनाना शुरू करो और हम भी यहाँ पे इसको डेवलपमेंट कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, टोकामैक। अब टोकामैक अगर पढ़ा है तब आएगा, टोकामैक अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा। और आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने ये करवाया था तो मैंने इसको डोनट के साथ कंपेयर किया था। डोनट देखा है, दो डोनट उठा लो, बिल्कुल टोकामैक की अपीयरेंस वैसी है, एक ऊपर होगा डोनट, एक नीचे होगा डोनट, बीच में एनर्जी का एक्सचेंज रहेगा, बिल्कुल टोकामैक वैसे ही दिखता है। तो अब क्या बोला आपसे कि मेंशन इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन करी हुई है इस ITER के अंदर, तो मतलब बिल्कुल फैक्चुअल है। फैक्चुअल इन द सेंस, अब ध्यान से देखना इसको, इंट्रो तो हमें पता लग गया कि फ्यूजन एनर्जी को मैंने डिफाइन करना था, दैट्स इट। यहाँ पे ITER की लोकेशन बता दी फ्रांस में और कब इसकी इंप्लीमेंटेशन करी थी, कोई भी जनरल से हेडिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। अब जो नेक्स्ट पार्ट आया दैट इज अबाउट बॉडी। सीधा बोला है कि मेंशन इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन ITER के अंदर क्या क्या है, तो मतलब ये फैक्चुअल है। अगर पढ़ा है तो गुड टू गो है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप अटक जाओगे, और 10 मार्कर का था तो इंट्रो और कंक्लूजन या इंप्लीकेशन आप डायरेक्टली लिखते हो तो उनको पता लग जाएगा कि इसको ITER के बारे में पूरा पता नहीं है, तो शायद लिखने के आपको 1.5 का नंबर मिल जाए, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाले। तो नंबर डिडक्ट हो गए, पर जो पढ़ के गया था उसको नंबर आ जाएंगे। तो यहां से इंडिकेट होता है जो करंट अफेयर में टेक वाला पार्ट चल रहा होता है वो आपको वेल प्रिपेयर करके जाना है। अब देखो ये आ गई सारी कॉन्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 कंट्रीब्यूशन में पहले तो खुद के फाउंडिंग मेंबर से ही आपको इंट्रोड्यूस करना है कि हम भी उसमें काउंट होते हैं। नंबर 2 क्रायोस्टैट हमने बनाया हुआ है, ये स्टेनलेस स्टील का एक हमने रिएक्टर बना रखा है, तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस। फ्रांस में जो ये पूरा ITER बन रहा है। कूलिंग वाटर सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज होता है बड़ी ज्यादा हीट जनरेट होती है। इतनी ज्यादा हीट अगर उसको कूल डाउन नहीं करा ना तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पिघल भी सकता है, इतना ज्यादा हीटिंग वहां पे प्रोड्यूस होता है। इनवॉल्व शील्डिंग ब्लॉक हमने बना रखे हैं। शील्डिंग ब्लॉक का काम वही होता है, रेडिएशन बहुत सारी निकलती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के दौरान और इससे खतरा रहता है ह्यूमन को भी और जो बाकी का हमारा इकोसिस्टम है। पावर सप्लाई सिस्टम के ऊपर इंडिया फंक्शन कर रहा है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये हीटिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। साइंटिफिक कोलैबोरेशंस हम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करा गया है। इंस्टीट्यूशन मतलब कौन कौन से सेंटर, रिसर्च लैब्स जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहती हैं। पर हमने क्या देखा कि अगर इस आर्टिकल के बारे में पढ़ा नहीं है ये नहीं होगा, ये डुएबल नहीं है। तो मतलब जब भी करंट में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टेक के अंदर एडवांसमेंट आती है आपको वो पढ़ के जाना है। बड़े सारे स्टूडेंट क्वांटम ही पढ़ के जाते हैं जब साइंस एंड टेक वाला पार्ट आता है आपका GS पेपर 3, पर ये देखो ये फ्यूजन एनर्जी को जोड़ दिया ITER के साथ। चलो देख लेते हैं कि कितना पढ़ा हुआ है। आगे बोला था इंप्लीकेशन क्या होंगी अगर ये सक्सेसफुल रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर टेक हम क्यों यूटिलाइज करने की ट्राई कर रहे हैं, ताकि हमारे पास क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बन सके। रेडियो एक्टिविटी की बात कोई नहीं करता, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिविटी है क्लीन सोर्स के साथ साथ एक रेडियो एक्टिविटी भी निकलती है, और इससे ना आगे वाली जनरेशन इंपैक्ट होंगी। कहीं मेंटली रिटार्ड होंगे, कईयों के लिम्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे, फोकोमिलिया वाली कंडीशन जो होती है, तो ये आगे वाली जनरेशन के इंपैक्ट होंगे। पर इसको आपने देखना है कोल के कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी। यहाँ भी आप SDG नंबर 7 दोबारा से डिफाइन कर सकते हो। अफोर्डेबल बनाना है इसको एंड क्लीन एनर्जी पे फोकस करना है। एनर्जी सिक्योरिटी आएगी, क्योंकि हमें कोल इतना सारा खरीदना पड़ता है तो उसका रिप्लेसमेंट हमारे पास अपनी कंट्री के अंदर मिल जाएगा। वर्चुअली अनलिमिटेड फ्यूल क्यों बोला, जबकि अब अपना केस देखें अगर तो हमारे पास नहीं है अनलिमिटेड। पर इसमें होता क्या है, जैसे यूरेनियम यूज करने लगे तो जो अनयूज्ड वाली फॉर्म होती है ना उसको दोबारा से यूज किया जा सकता है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो चेन रिएक्शन बनाता रहता है, तो अनलिमिटेड इस वजह से यूज करा हुआ है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सारे दौड़े हुए हैं कि नेट जीरो एमिशन हमें करना है, कि कार्बन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है हमारे एनवायरमेंट में, तो उसको गोल को भी कंपनसेट करने में, कंप्लीट करने में हमें हेल्प करने वाला है। मिनिमल रेडियो एक्टिव वेस्ट,
ये वेस्ट की बात कर रहा है। रेडियो एक्टिविटी जो एनवायरमेंट में निकली उसकी बात नहीं करी कि जब गर्म हो जाती है मशीन बहुत ज्यादा तो वाटर बॉडी के आसपास ही बनाया जाता है और वहीं से कूलिंग भी इसकी कर दी जाती है। बट इस क्वेश्चन की जो इंस्पिरेशन थी वो यही थी, हमें यहां से इसकी इंपॉर्टेंस पता लगी दैट कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो फैक्चुअल होंगे एंड उसकी डिटेल के बिना आप उस आंसर को नहीं लिख सकते। तो जब भी कभी ऐसा टॉपिक आए तो उससे डरना नहीं है, उसको प्रिपेयर कर लेना है। एंड जब आपका साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर इस क्वेश्चन को लिखने की ट्राई करना, ठीक है। ITER पढ़ लेना अब, तो आपको पता लग गया कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये पढ़ना था, दोबारा नहीं आएगा। ये रिपीट बहुत कम होते हैं मेंस के अंदर, ये वाले क्वेश्चन जो करंट ओरिएंटेड होते हैं। बाकी बेसिक तो कॉमन ही रहेगा, वो तो पूछा ही जाएगा आपसे। डन फर्स्ट आर्टिकल। अब सेकंड की तरफ अगर हम चलते, अब देखो कंक्लूजन अगर आपने नोटिस किया, इंडिया का टारगेट बता दिया कि एक तो इंडिया बार बार आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, एनर्जी के लिए हम खुद पे रिलायंट रहे उसके बारे में बात करते हैं। हमने टारगेट क्या लिया है, तो 2070 में नेट जीरो एमिटर हमको बनना है। इवन 2030 का टारगेट भी आप फिर डाल पाओगे जैसे जैसे आप विद प्रिपरेशन आगे बढ़ोगे कि 2030 तक हमने बोला है 50% हमें रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज ऐड कर देने हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये कीवर्ड्स हैं सारे, ये कीवर्ड्स आप कहां पे पढ़ोगे, सिलेबस में पढ़ोगे। कुछ वर्ड्स होंगे जो करंट ओरिएंटेड है, जैसे क्रायोस्टैट जब बन गया तो न्यूज में आ गया, उसके बाद शायद आपने सुना नहीं, इसके बारे में पढ़ा नहीं, पर जब न्यूज में आया तो मतलब मेंस में आ सकता है, ये वहां से एक प्रिडिक्शन हो जाती है। सेम ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके, ये यूज कर सकते हैं आप इसमें। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी ऑनलाइन आपको भी क्लियर, यहां तक आप सभी को क्लियर लग गया ना? पता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर लोगे, अगर नहीं भी पढ़ा था उसके बारे में तब भी आप कर पाओगे, पर ITER वाला समथिंग कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको अगर नहीं पढ़ा है आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने लोकेशन लिख दी इंट्रो के अंदर की चल थोड़ी लोकेशन भी आती तो शायद आपको इंप्लीकेशन के नंबर मिल जाए। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि कहाँ पे बन रहा था, ये शायद भूल गया इसके कि और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया की थी, तो शायद एक आधा नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाए, पूरा तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि बॉडी में डिमांड करी गई थी कि कॉन्ट्रीब्यूशन भी बतानी है। ओके नाउ अगला क्वेश्चन, ठीक है ऑनलाइन, ठीक है डन। अगला सवाल बोल रहा है यहां पे, हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2047, और बायोटेक्नोलॉजी क्या क्रूशियल रोल प्ले करेगा इस अचीवमेंट को अटेन करने के लिए। क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। अब क्वेश्चन की डेप्थ को अगर हम समझें तो देखो पिछला भी एनर्जी बेस्ड ही क्वेश्चन आ गया, ये वाला भी एनर्जी बेस्ड ही, दोनों ये क्वेश्चन आपके 2025 के पेपर में पूछे हुए थे। पहला बोल रहा है कि एनर्जी में हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है हमारे फॉसिल फ्यूल्स के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज के ऊपर। फिर बोल रहा है कि क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, एंड 2047 हमें विकसित भारत के बारे में इंडिकेट कर रहा है। अगला बोल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहेगा टू अचीव दिस एंडीवर। अभी इथेनॉल बहुत ज्यादा चला हुआ था, इथेनॉल बेशक उसको बनाने में कितना पॉल्यूशन होगा, कितना वाटर लगेगा, वो मैटर नहीं कर रहा, लास्ट में वो आउटकम क्या देगा, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स। तो एक एग्जाम्पल तो आपको बायोटेक का यहाँ पे दिख चुका है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के इथेनॉल, तो उसके ऊपर आपने एम्फेसाइज करना है। ये मैंने डायरेक्ट बताया, जो आपने रिसेंट पढ़ा होगा इथेनॉल, सभी ने सुन रखा है ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग चल रही है, व्हीकल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर हमें क्या देखना है उसमें कि वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। कार्बन फुटप्रिंट जैसे बाकी के फ्यूल से आ रहा है उसमें बहुत कम एफिशिएंसी है कि वैसा कार्बन एमिशन करेगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करेगा। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म बैम्बू एग्जाम्पल, बैम्बू से क्या बना दिया आपने, इथेनॉल बना दिया, टेक्नोलॉजी का यूज करा बीच में, तो यहाँ पे मेन फोकस बायोटेक पे है। नाउ अगेन सेम ही बॉडी में वही रहेगा, पहले इंट्रोडक्शन आप देंगे तो 2047 वैसे बता चुका है आपको कि एनर्जी के ऊपर आपने फोकस करना था, कौन से वाली एनर्जी, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लीन सोर्स के ऊपर। फिर बताना है कि कैसे जो क्लीन टेक्नोलॉजी है वो हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेगी बाय 2047। अगर आपने क्वेश्चन को नोटिस करा, एक मिनट रुकना, मुझे ये इसको फिर से लगाने दो, इससे मजा नहीं आ रहा नहीं तो। हाँ चल पड़ा। अब इस क्वेश्चन में ना पहला जो सेगमेंट था उसमें बोला एनर्जी इंडिपेंडेंस क्लीन टेक्नोलॉजी के थ्रू बाय 2047, एक हेडर। दूसरे में बोला बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगी, मतलब आपसे ये क्वेश्चन दो चंक्स में पूछा हुआ है। लग गया यहां से हमें पता, क्योंकि आगे भी हाउ लिखा है, यहाँ पे भी हाउ लिखा है, तो ये मत सोचना कि सीधा ही आगे बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम क्लीन टेक को अचीव करेंगे, नहीं, आधा हुआ वो, पहले क्लीन टेक्नोलॉजी। एक और क्लीन टेक्नोलॉजी जो आपको दिमाग में आ रही हो, वेरी गुड, सोलर आ गया, विंड एनर्जी आ गया, हाइड्रोथर्मल को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। एक और नहीं, कोल आ गया यादविंदर, वो क्लीन थोड़ी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी एक एग्जांपल आएगा। देखो आंसर एक क्वेश्चन में मिला हुआ था आपको, पिछला जो सवाल आपसे पूछा था वो पूछा ही न्यूक्लियर टेक के ऊपर था, तो एक पॉइंट तो वही आ जाएगा इसके अंदर। एक आजकल हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट ऐड करा हुआ है,
ठीक है, और कौन से वाला हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर टेक के थ्रू बनती है उसको पिंक हाइड्रोजन बोल दिया जाता है। ये टर्म्स दे दी जाती हैं कि किस सोर्स से आपने उस हाइड्रोजन को बनाया था। अब जब सवाल का आंसर आप लिखोगे, देखो सुनो, पहली बात एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होंगे ये एक प्रोडक्ट में काउंट होंगे। यहां पे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्लीन सोर्स की टेक्नोलॉजी। समझो इस चीज को, गाड़ी में डलने वाला ईंधन, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे फ्यूल की बात कर रहे हैं। वो गाड़ी आ गई, वो आउटपुट है बात की। हाँ, वो फिर डेप्थ में चले गए आप, फिर वहां पे आप बताओगे कि हाँ वो तो इंपोर्ट करना है, पर उसके बारे में पूछा नहीं आपसे, आपसे टेक्नोलॉजी पूछी हुई है। ये भी डिफरेंस है भाई, ये याद रखना है। अच्छा हुआ आपने अभी पूछ लिया, यादविंदर ने ठीक समझा इस चीज को, आरुष को डाउट था, यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया वो चीज। तो जो पूछा हुआ है वहीं तक रहना है आपको। अब देखते हैं इसमें क्या लिखना था। सबसे पहले तो क्लीन टेक्नोलॉजी कैसे हमें हेल्प आउट करेगा इन अचीविंग दीज ऑल थिंग्स। तो सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। आपने खुद भी बोला सोलर, विंड, वो सारे एग्जांपल आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। इवन अब एग्जांपल क्या दोगे, सोलर एनर्जी का हाईलाइट करो कि इंडिया में इस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी सोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी में हम बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं। और ओवरऑल देखिए हम 4th रैंक पे आ चुके हैं। हमने जर्मनी को मेरे ख्याल से सरपास कर दिया हुआ है, हम 4th पे आ चुके हैं। तो ये क्या दिखाएगा कि हम ना सिर्फ इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी में लीड कर रहे हैं, बट हम पूरे वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन में भी ऐड हो चुके हैं। नंबर 1। इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, आज के टाइम पे ग्रीन हाइड्रोजन पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी सुबह ही आपने एक और भी पढ़ा है, ग्रीन अमोनिया, उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि वो रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करेगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। और उसमें भी तो इतना सारा कार्बन फुटप्रिंट निकल के आता है। 2 हेडिंग तो आपको वही मिल गई। जरूरी नहीं है इस आंसर के अंदर सब कुछ होगा, यहाँ पे हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें मोटी मोटी आनी थी। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, अब जैसे आपने खुद ही बोला इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो तब चलेगा ना अगर आपके पास एनर्जी स्टोर्ड होगी ऑलरेडी। बैटरी स्टोरेज सिस्टम आया, सेल्स भी जिनको बोला गया था टर्मिनोलॉजी, तो स्टोरेज सिस्टम अपने को बनाने पड़ेंगे अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल को फ्यूचर में सपोर्ट करना है। और यहाँ पे इंडिया में गड़बड़ इतनी हो जाती है कई बार, यहाँ 42 गए हो कभी, लेक वाला जो थी लेक, मतलब आजकल पानी नहीं है उसमें, जब छठ पूजा आती है तब भरते हैं उसको फिर से पानी। तो उसके साइड में ना बनाए गए थे प्लांट्स यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपना यहाँ पे दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। तारे उड़ा के ले गए हैं लोग, क्योंकि पता है ना लिथियम है, लिथियम महंगा पड़ेगा। तो ये सिविक सेंस का सवाल आ गया। और दूसरा मतलब हर टाइम प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड होगी। अगला आ गया इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। हाँ ठीक है, आ गया ईवीज भी आ गया, ईवी आ गया, पर आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था? अच्छा ठीक है, आपने रॉ मटेरियल बोला हुआ था, ठीक है, गॉट इट। ईवीज तब आएंगी जब हम इसको एज अ आउटपुट की फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि जब ईवी चलेंगे ट्रेडिशनल व्हीकल के कंपैरिजन में, ट्रेडिशनल व्हीकल से हैवी मेटल्स भी निकलेंगे, लेड भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेंगे। पर जब ईवी को यूज करोगे आप एज अ आउटकम, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि रॉ मटेरियल हमारे पास कुछ भी नहीं है। बैटरी की अगर बात करेंगे, लिथियम डलेगा उसमें, वो तो लेके आना पड़ेगा, वो नहीं यहाँ पे शो करना, यहाँ पे क्लीन टेक्नोलॉजी शो करनी है। तो जब आप ईवीज को ऐड कर रहे हो तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि हाँ ईवी जब यूज कर रहे हैं तो उससे वो एमिशन नहीं हो रहा है, तो ये भी क्लीन टेक्नोलॉजी में ही काउंट होगा। यस, आपने बोला विंड एनर्जी, आपने बोला सोलर पैनल। अब देखो सोलर पैनल क्लीन टेक में आपने पढ़ा, पर 25 ईयर्स के बाद जब ये डिफंक्ट होंगे, इसको रिसाइकल करने का अपने पास कोई ऑप्शन नहीं अभी के लिए, तो आने वाले टाइम में ई वेस्ट की फॉर्म में दिखेगा। पर अभी किसको देख रहे हो आप? क्लीन टेक्नोलॉजी को। अब लग गया आई थिंक पता, आपका जो डाउट था यहाँ पे रिजॉल्व भी हो गया। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी, आपने खुद ही बोला न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पे आएगा। एंड आज के टाइम पे हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। स्मॉल मॉड्यूलर का मतलब है कि अभी मेरे पास ना उतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है न्यूक्लियर टेक प्रोड्यूस करने की, आने वाले टाइम में और बिल्डिंग बना लूंगा आगे, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इसमें जो एनर्जी होती है दैट इज 20 मेगावाट से 300 मेगावाट तक की, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हाँ, पर यहां पे नहीं लिखोगे ना, अभी इंडिया की बात चल रही है। रुस्तम वाला तो रशिया की कंपनी आ गई और वो यूएस वाला इशू था, हेलियोस वाला, तो यहां पे हमारा नहीं आएगा रोल। अगला स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी एफिशिएंसी। आजकल हम एआई को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, ताकि जो एनर्जी कंजप्शन रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो सके। यहाँ पे एसडीजी नंबर 12 आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। आफ्टर दैट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, आज के टाइम पे हम सारी चीजों को बूस्ट करें। ये देखो बैटरीज बना रहे हैं, रॉ मटेरियल तो लेके आना पड़ेगा, पर बैटरी बनानी है, रॉ मटेरियल चाहिए, पर डिपेंडेंसी है हमारी बाहर। वो आप तब लिखोगे जब कंसर्न आएंगे। आपसे पूछ लिया होता कि क्लीन टेक
की तरफ हम जा रहे हैं, पर कुछ कंसर्न है जो बीच में हर्डल की तरह आ रहे हैं। तो जो आपने सारे ये नेगेटिव वाले पॉइंट्स बोले, फिर वहां पे ऐड ऑन होंगे कि ईवी तो यूज करना चाहते हैं, पर बैटरी बनाने के लिए हमारी अभी भी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर है, मटेरियल को प्रोसेस करवाना है तो अभी भी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, फिर आप उसको नेगेटिव नोशन पे लिखते हैं। हाँ बिल्कुल वैसा ही सेम, पर उसको कंपेयर नहीं करना इधर, हाँ गलती से भी नहीं। टोयोटा जैसी जापानीज कंपनी, उनकी टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन पावर्ड कार्स, तो उसको वो लोग इंडिया में प्रोड्यूस करने की बात करें, बट सारी टेक्नोलॉजी जो है वो जापानीज है। ठीक है, कैसे आएगा? प्रोड्यूस यहाँ पे कर रहे हैं ना विद इन इंडिया, ये वैसे इकोनॉमी वाला सेगमेंट आएगा, पर इससे ना जॉब प्रमोशन होगी। जो लेबर आएगी वो कहां से आएगी? फ्रॉम इंडिया। हमेशा आप ये नहीं देख सकते कि टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्री की है, हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और बाद में हमें वो टेक्नोलॉजी का आइडिया भी लगेगा कि हम भी बना सकते हैं, तो हमारे लिए वो एग्जाम्पल की तरह सेट होता है। तो मतलब वो हाँ बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही है। मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें भी मिलेगा, डेफिनेटली उतना नहीं मिलेगा जितना जापान वाले प्रॉफिट ले जाएंगे, बट ये इकोनॉमी वाला सेगमेंट है, यहाँ पे नहीं आएगा ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक तो हो गया आपका क्लीन टेक कैसे सपोर्ट करेगी। अगला जो पार्ट था आपका दैट इज बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल रहने वाला है टू अचीव क्लीन एनर्जी। तो पहले तो आगे बायोफ्यूल आजकल चल रहा है, इथेनॉल, इथेनॉल पहले तो आप उसके ऊपर बढ़िया केस स्टडी भी लिख सकते हो कि कैसे ये प्रोड्यूस होगा, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन का आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पे एग्जांपल दे दिए हुए हैं कि कैसे कैसे। एडवांस बायोफ्यूल का मतलब है कि बैक्टीरिया भी यूज होते हैं आज के टाइम पे, पर उसमें पैसा ही बहुत ज्यादा लग जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इस वजह से ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है। तो बायोफ्यूल में पहला एग्जाम्पल आप 1G 2G यानी कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का एग्जाम्पल ले सकते हो। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, बायोगैस में आप कोलैबोरेशन आप दिखा सकते हो। जापान ने भी बोला कि हम क्या करेंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 2.5 जितनी भी थी वो, पर एग्जाम्पल दो कि 1000 रीजनल बायोगैस पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो ये क्या हुआ, कोलैबोरेशन की वजह से। और कोलैबोरेशन आपका एसडीजी नंबर 17 वो ग्लोबल कोऑपरेशन के बारे में बात करता है कि आपसे टारगेट अकेले से नहीं हो रहे, आप किसी और की हेल्प ले लो, जरूरी नहीं है खुद ही कर लेना है। आफ्टर दैट बायोइथेनॉल, इसके ऊपर आप डिटेलिंग कर सकते हो। बायो हाइड्रोजन, माइक्रोब्स के थ्रू भी आज हाइड्रोजन डेवलप करी जाती है। बेशक इस पे R&D बहुत ज्यादा लगता है, पैसा इतना ज्यादा लगता है, हमारे इंडिया में तो नई भी स्टेज पे चला हुआ है अभी के लिए ये, बट आपको जब लिखना है बायोटेक कैसे हेल्प करेगा, तो उस केस में आपको एग्जाम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो मतलब ये क्वेश्चन आपसे दो सेगमेंट में पूछा था, एक क्लीन टेक इन अचीविंग एनर्जी और दूसरा पूछा था रोल ऑफ बायोटेक इन एनर्जी इंडिपेंडेंस। मतलब पहला पॉइंट तो आपका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, आप मल्टीपल एग्जाम्पल उठा सकते थे, पर जब बायोटेक वाला पार्ट आया तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक बायोटेक के ही पॉइंट्स उठाने थे। फिर उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी, आज के टाइम पे फोकस कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल जो सोर्स होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एनर्जी का सोर्स, फर्टिलाइजर बना दिए, कुछ भी बना दिया, तो मतलब वहां पे हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं उस वेस्ट को। सिंथेटिक बायोलॉजी, अब चल पड़े हम इंजीनियरिंग की तरफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो बायोकेमिकल्स और बायोफ्यूल्स बनाए जा रहे हैं। एल्गी वगैरह का यूज करके आज के टाइम पे हम कार्बन को भी कैप्चर कर रहे हैं, तो ये भी तो एक बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन आई। इवन एक नोबेल प्राइज भी था इस फील्ड में, याद नहीं आ रहा है अभी के लिए, उसको आप कर तो सकते हो मेंशन, पर वो थोड़ा पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। अभी के लिए आप इसको, हाँ क्लीन टेक में उसको कर सकते हो। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2025 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रक्चर्स को स्टडी करा, मतलब ये मैं बना देती हूँ, जैसे ये बेंजीन होता है ना, बस ऐसे ही उन्होंने स्ट्रक्चर स्टडी करे। मेरे को वो टर्म नहीं याद आ रही, क्या थी वो, आरुष याद है? केमिस्ट्री का था ये नोबेल प्राइज, 2025 का है। इसमें ना कार्बन को खींच सकती है ये फॉइल, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेगी उसको, तो एक क्लीन टेक का ही एक एग्जाम्पल हुआ। तो इस वाले पार्ट में आप इसको लिख सकते हो कि नोबेल प्राइज भी इसी फील्ड में दिया गया, क्योंकि सिर्फ कार्बन को ही नहीं करता है एब्जॉर्ब, और भी गैसेस को भी कर सकता है, वाटर को भी कर सकता है, पर आप एटलीस्ट इसको मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। डन। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो 25 में ही पूछा हुआ था। तो दीज आर द कीवर्ड्स जो यहाँ पे आएंगे। एक क्वेश्चन लास्ट 25 का ही हम डिस्कस। इसमें नहीं आएगा, वो जो आप बोल रहे हो ना, वो तो आप यूं लिख के निकल सकते हो कि जैसे आपने हेडिंग डाल दी इथेनॉल, इथेनॉल ब्लेंडिंग आज के टाइम पे कर रहे हैं ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसे रिड्यूस करा जा सके। जैसे गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस कर दिया कि 20 से अब 25% को हम फिर से इंप्लीमेंट कर देंगे एंड अपना पोटेंशियल 100% तक लेके जाएंगे, इतना का लिख सकते हो। बाकी कुछ नहीं लिखना है, करंट ओरिएंटेड और इतना ही आएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन की डिमांड भी देखनी है।
ठीक है, तो मेन आज मेरा आपके दिमाग में यही इंटीग्रेट करने का मेन फोकस है कि आपने क्वेश्चन के बियॉन्ड नहीं जाना है। एक्स्ट्रा लिखोगे नंबर डिडक्ट भी होते हैं, ये पेपर बहुत डेंजरस है इसी चीज को लेके। कॉलेज में अगर भर दोगे शीट वो नंबर मिलते थे, पर यहाँ पे भरोगे शीट और वो नहीं है रेलिवेंट तो नंबर डिडक्ट होंगे। ठीक है, हमें आंसर में जैसे कि जैसे हमारा टारगेट है आत्मनिर्भर भारत का है या एसडीजी का है तो वो सब हमें मेंशन करने रहेंगे। हाँ करो, उनको खुल के करो, क्योंकि एसडीजी 2030 तक चलेंगे ये, तो जिनका भी पेपर 2030 से पहले है वो लिख सकते हैं इनको, जहां पे भी सुटेबल है। ये याद करना होता है तभी टेबल मैं बोलती हूँ, और यहाँ पे भी लगा दिया कि इसको पढ़ो आराम से। बच्चों ने लगाया था वैसे ये खुद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नैनोटेक के ऊपर पूछा था। अब देखो, आप मुझे हेडिंग बताओगे, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, आप खुद बताओगे, सेम ऑनलाइन आप भी। हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? How can this technology help to uplift the socio-economic status of farmer? पहला हेडर क्या बनना चाहिए? एक तो बोला कि नैनो टेक्नोलॉजी कैसे एग्रीकल्चर फील्ड में एडवांटेजेस रहेगा, तो पहला तो बन गया कि एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब आएगा आपका वो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे एआई वाला, कि एग्रीकल्चर सेंट्रिक। अब यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। अगला बोल रहे हैं, अगला जो हेडर बनेगा मेन, ये नैनो टेक्नोलॉजी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फार्मर का कैसे अपलिफ्ट करेगी। सोशियो इकोनॉमिक, सोसाइटी को नजर में रखना है, यानी कि फार्मर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, पूरी मार्केट चलेगी, एंड इकोनॉमिक, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दूसरा हेडर बनेगा। मतलब पहले आपने नैनोटेक की एप्लीकेशन बतानी है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अगला जो आपका हेडर बनेगा वो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कैसे होगी हमारी सोसाइटी की, यानी कि फार्मर्स आगे और जो भी लिंक्ड होंगे अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले तो बेसिक नैनो टेक्नोलॉजी से आप सीधा डिफाइन करके उसको शुरू कर सकते हो। और जैसे इसका 1 to 100 नैनोमीटर का स्केल रहता है, 10⁻⁻⁻⁻⁻ भी लिखते हो इसको आप। एंड जो एलिमेंट बिग साइज में अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इस लेवल के ऊपर वो बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। पर ये तब नहीं आएगा जब आपने अभी पढ़ी नहीं है नैनो टेक्नोलॉजी। इसी वजह से साइंस एंड टेक के सिलेबस में एक चैप्टर ही एडेड है नैनो टेक्नोलॉजी, और उसमें आप एप्लीकेशन ही पढ़ते हो। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा आपको, नैनोटेक की टाइप्स पढ़ाई जाएंगी, पर यहाँ पे टाइप्स नहीं आपसे पूछी हैं। तो अब देखो, ये भी होता है कई बार दिमाग में, आप जब टेक का पढ़ के हटोगे ना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ट्राई करना, आपका दिल करेगा मैं ना टाइप्स भी लिखी देता हूँ नैनोटेक की। हाँ मतलब ट्राई करोगे आप ये, पर ये करना नहीं है, क्योंकि आपसे जो सवाल में पूछा है वो सीधा हाउ से शुरू हुआ है, और वहां पे बोला है नैनोटेक की एप्लीकेशन क्या है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो मतलब पहला जो एडवांसमेंट वाला ही हेडर यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले तो नैनो फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया आज के टाइम पे आप सुनते हो, नैनो। अब देखो, एक बोरी है एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब उसकी पूरी बोरी आ रही है और उठाने के लिए 2 लोग चाहिए, और जिस घर में तो महिलाएं ही हैं वो ढूंढेंगी कि किसी लेबरर को बुला लेते हैं उठाने के लिए। एक आ गया नैनो यूरिया, एक डब्बा सा है छोटा सा, उसको कोई भी उठा सकता है, वेट भी रिडक्शन हुआ, प्रॉपर्टी भी सेम है, और आपने क्या किया, जो टेक्नोलॉजी का साइंटिफिक टेम्परामेंट था वो ऐड कर दिया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो पहला हेडर तो बिना सोचे ही क्या लिखना है, नैनो फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट। नैनो पेस्टिसाइड एंड नैनो हर्बिसाइड। आजकल क्या किया जाता है, जैसे पहले खाद देते थे, फटाफट से हाथ से पकड़ी दे दी, वैसे डाल दी। स्प्रे सिस्टम आया, कहीं पे स्प्रे ज्यादा लग गया, कहीं पे कम लग गया। अब यहाँ पे और ज्यादा प्रिसीजन आ गया है कि जहां पे आपका प्लांट है, जहां पे प्रॉब्लम आती है, बस वहीं पे ऐड करो इसको। अब यहाँ पे देखो, सर्कुलर इकोनॉमी भी सपोर्ट होगी, उसको ऐड करने के लिए भी तो लोग चाहिए होंगे, अनटिल और अनलेस आपने इंफ्रा सेट नहीं करा है। तो दूसरा हेडिंग पेस्टिसाइड पे आ गया। एग्रीकल्चर को नजर में रखो कि जब आप खेती करते हैं क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती हैं। पहले तो फर्टिलाइजर ही हमको दिखा, फर्टिलाइजर के बिना आज के टाइम पे प्रोडक्टिविटी उतनी आती नहीं है, तो हमें चाहिए। नंबर 2 हमने देखा कि बचाने के लिए फर्टिलाइजर तो ऐड कर दिया, पर कई बार पेस्ट वगैरह लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो फिर पेस्टिसाइड भी स्प्रे करने पड़ते हैं। अगला नैनो सेंसर। अब आप ना कभी एक काम करना, कभी भी ऐसे फॉरेन के फार्मर्स होते हैं ना, उनकी वीडियोस देखना, मतलब उनके घर तक सड़क गई होती है और बढ़िया पॉश लाइफ जी रहे होते हैं। वो होती है एक सर्टेन लेवल ऑफ सोशल इक्वालिटी, मतलब आपने सभी को प्रॉपर इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी है। वहां पे नोट करना, वो ना अपने फोन को चेक करते रहते हैं कि मेरे खेत के आसपास क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया है अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर। आज के टाइम पे नैनो सेंसर्स भी बन गए हैं। ये नैनो सेंसर क्या करते हैं, आपकी सॉइल की पीएच कितनी है, क्योंकि अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी क्रॉप फेल होगी, वहां पे एल्केलिनिटी बढ़ेगी, वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। तो एक पीएच होती है जो किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए लगा दिए सेंसर। पेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे पेस्ट है, एक एग्जाम्पल भी आया था इसका, फ्लावर्स अगर आप लगा दें आसपास के एरियाज में जहां पे भी आपकी क्रॉप होती है, तो वहां पे पेस्ट कहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, फिर जितने भी कीड़े वगैरह होते हैं ये कहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, फ्लावर्स की तरफ ही अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तो ये हाँ, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप की तरह भी एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने,
रियल टाइम मॉनिटरिंग करी थ्रू टेक्नोलॉजी, और नैनो सेंसर्स ऐड करे हुए हैं उसमें। तो नैनो सेंसर यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाला एग्जांपल था, पर किस फील्ड के अंदर यूज हुआ? एग्रीकल्चर के अंदर। अगला सीड नैनो प्राइमिंग, यहाँ पे सीड जर्मिनेशन वगैरह, जो स्ट्रेस टॉलरेंस है आज के टाइम पे नैनो टेक्नोलॉजी को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आप क्या देख रहे हो, जहां से आपने उगाना शुरू करा, किस चीज से? सीड से। उस सीड को भी कहां पे ले गए हैं? R&D में, यानी कि लैबोरेटरीज में ले गए हैं कि स्ट्रेस टॉलरेंट उसको बनाया जा सके। क्यों? क्लाइमेट चेंज कर रहा है, और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, और हम चाहते हैं कि इसको अब जहां सीड जर्मिनेट होगा पहले वो रेडी हो कि क्लाइमेट चेंज हो गया और तेरे को अडेप्ट होना पड़ेगा। तो आपने टेक्नोलॉजी को बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक ऐड कर दिया हुआ है। वाटर मैनेजमेंट, बिना पानी के आप कोई फायदा नहीं है आपका, तो वाटर तो आपको चाहिए चाहिए। वाटर में आज के टाइम पे माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है, तो वहां पे भी आप नैनोटेक का यूज कर रहे हो कि वो जो प्लास्टिक के छोटे छोटे माइक्रो फॉर्म्स हैं उनको आप एब्सॉर्ब करवा सके और पानी जो है आपका शुद्ध रहे आगे। तो इरिगेशन एफिशिएंसी, वाटर प्योरिफिकेशन, उसमें भी आप नैनो मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कई बार क्या होता है ना, फ्रूट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल फ्रूट्स में से एक केमिकल निकलता है इथाइलिन, और वो इसका हार्मोन भी होता है प्लांट्स का। अब इथाइलिन क्या करता है, जब खुद पक गया एक फ्रूट, वो दूसरे को भी फटाफट से पका देगा, और सड़ने का रीजन भी यही रहता है। वो इथाइलिन की स्मेल भी आती है, मीठी मीठी सी भी होती है, पर चुभती भी है थोड़ी थोड़ी। तो उसने क्या किया, एक फ्रूट जल्दी पक गया था, बाकी अभी पक रहे थे, पर उस इथाइलिन की वजह से बाकी भी पक गए। आजकल नैनो कोटिंग लगा दी जा रही है, एक तरह से आपने एक पैकेट के अंदर रख दिया उस फ्रूट को, अब वो इथाइलिन दूसरे फ्रूट्स को जल्दी नहीं पकाएगी, तो आप इसको ज्यादा टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हो। तो देखा, पोस्ट हार्वेस्ट में भी आप नैनोटेक का यूज कर रहे हो बाय यूजिंग नैनो कोटिंग्स। आपने उस फ्रूट का, उस ग्रेन का शेल्फ लाइफ और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये किस केस में? जैसे पेस्टिसाइड जो यूज कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी हो रहा था, नैनो पेस्टिसाइड से भी होगा, पर उस लेवल पे नहीं होगा जितना बाकी ट्रेडिशनल मेथड से हो रहा था। तो उस पॉइंट पे भी आप लिख सकते हैं, कॉन्टामिनेशन होगी इससे भी, पर उतनी नहीं होगी जितनी बाकी के पेस्टिसाइड से हो रही थी। ये तो आ गया पहला सेगमेंट, जहां पे बोला कि नैनोटेक की एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या यूटिलिटी है। तो इसको याद नहीं करना है, खेत में खड़े हो जाओ जाके दिमाग में, अभी मत चले जाना इधर, तो मिलेगा भी नहीं खेत आसपास के एरिया में, पार्क मिलेंगे। तो सोचना उस टाइम पे कि जब इरिगेशन शुरू होती है वो सारे पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर। आपने देखा वाटर भी लगा, सीड जर्मिनेशन, सीड को भी लैब में ले गए थे क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज कर रहा है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे एडेड है। नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर फार्मर। फार्मर के लिए क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक, अब जब अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी तो उनकी इनकम भी इंक्रीज करेगी। तो पहला पॉइंट तो वही आ गया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। नंबर 2, इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करेगी। नंबर 3, फार्म की इनकम बढ़ेगी। सारे कनेक्टेड है पॉइंट्स आपस में। और क्रॉप का जो लॉस है वो घटेगा, इनकम अगर बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉप का इस बार लॉस कम हुआ है। क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर उनको मिल रहा है क्योंकि सीड को तो पहले प्रिपेयर कर दिया कि इस बार जो वेदर पैटर्न है वो इरेटिक मिलेगा, एल नीनो इंपैक्ट आने वाला है, तो आपने सीड को पहले रेडी रखा था कि इस बार ड्राइनेस ज्यादा होगी, तो वो पॉइंट भी यहाँ पे आ गया। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी। ये कैसे हुई? लोकल एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक टर्म आती है वेदर, एक आता है क्लाइमेट। वेदर मतलब डेली भी चेंज हो सकता है, सुबह बारिश नहीं थी, आज अभी बारिश लगी हुई है, बीच में जैसे क्लाउडी वेदर था, तो वेदर चेंज हो रहा है। सनी वेदर, आज मॉर्निंग में बिल्कुल सनलाइट थी तो सनी वेदर बोल दिया आपने, शाम के टाइम पे रेनी वेदर बोल दिया, तो वेदर चेंज होता है। क्लाइमेट मतलब डेकेड्स तक वो वेदर सम होता गया और कैसा वेदर रहा, गर्म हुआ है टेम्परेचर या ठंडा पड़ा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में जब आपने नैनोटेक को इंटीग्रेट करा, आप लोकल सॉल्यूशन लेके आओगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, सारा सर्कुलर इकोनॉमी में आ गया, सारे सपोर्ट हो रहे हैं इनडायरेक्टली। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी भी इंप्रूव करेगी क्योंकि हमारा क्लाइमेट वैसे ही चेंज हो चुका है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और जो डबलिंग द फार्मर्स इनकम, इन दोनों में ही कंट्रीब्यूशन करा। अब देखो जब ये एंड करा इसने, तो यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी बोल दिया, जो एडवांसमेंट आपने पढ़ी। नंबर 2, डबलिंग द फार्मर इनकम, सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल दिया। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, ये अभी पूछे नहीं है आपसे, इसको आप वहीं पे एंड कर सकते हो जो लास्ट लिखा होता, पर आपसे चैलेंजेस भी पूछे जा सकते हैं कि जब आप नैनोटेक का यूज कर रहे हो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में। पर ये सवाल की डिमांड नहीं थी अभी, ठीक है, इस बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जस्ट हिंट है आपके लिए, पर डिमांड नहीं थी अभी के लिए। नाउ ये सारा कंक्लूडिंग एंड ऑल, दीज वर योर कीवर्ड्स। अब जस्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे वर्ल्ड सिनारियो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर सवाल पूछा हुआ था। आईपीआर आपका साइंस एंड टेक के अंदर स्टैट में आप पढ़ते हो, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल आपने ऐड करने होते हैं फ्रॉम करंट अफेयर, और उसमें बथेरे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन एस्ट्रॉइड के ऊपर आया था। एस्ट्रॉइड वाला जो टॉपिक है ना, करंट अफेयर में जब आप पढ़ेंगे, मैं ही करवाती हूँ, तो मैं इसको टेक वाले पार्ट में ही रखती हूँ, साइंस एंड टेक।
और ये ना आपके ज्योग्राफी के यूनिवर्स वाले चैप्टर में भी आ जाता है, तो ये दो जगह से इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रॉइड पे पूछा था और बोला कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आज के टाइम पे पूरा वर्ल्ड एस्ट्रॉइड्स के लिए कंडक्ट कर रहा है ताकि ऐसे कोई कैटास्ट्रॉफी ना आए। मतलब एक बड़ा सा उल्का पिंड है, वो अर्थ की तरफ आता है और गिरेगा तो बड़ी सारी डिवास्टेशन हो सकती है। एक चीज तो क्लियर है, इसको रोक नहीं सकते, तो रोक नहीं सकते, मिटिगेशन कर सकते हैं सिर्फ, तो उसके ऊपर ये सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे टेक्नोलॉजी हाईवेज, ये RFID, आप फास्ट टैग वगैरह यूज करते हो तो उसके भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया था, हाईवेज में कैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सेलियंट फीचर ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे आज भी याद है, आपसे पहले 3-4 बैच जा चुके हैं, उनको मैंने 3-4 बार करवाया था ये आर्टिकल, और ये क्वेश्चन आ गया था एक्चुअल में। इसमें ना RTI को लेके था ये। राइट टू इन्फॉर्मेशन में पहले क्या होता था, सरकार से जब सवाल पूछे जाते थे तो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जिनको वो डिनाई कर देते थे आंसर देने से। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करी गई, 8th सेक्शन है इसका, और उसमें क्या बोल दिया गया, उल्टा हो गया सिनारियो। अब मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए गवर्नमेंट डिनाई कर देती है और 10 क्वेश्चन के आंसर देना प्रेफर करती है, और सब जगह पे नेशनल सिक्योरिटी इशू, नेशनल सिक्योरिटी इशू। तो इसके ऊपर सवाल आ गया था, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया था। 2024 के भी उठाओगे अगर, पेटेंट्स के ऊपर, मतलब यहां से हमें क्या दिख रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आपने वेल, अच्छा ये वही आ गया, सॉरी 24 के तो हमने कर लिया ना डिस्कस। 23, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे करंट फ्यूल शॉर्टेज को कंपनसेट करने में हेल्प कर सकते हैं। PYQ सॉल्व करने का एक फायदा पहले भी आ चुका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, 25 में आपने देखा बायोटेक वाला सेगमेंट पूछा हुआ था आपसे। अगला जो क्वेश्चन था ये मून मिशन को लेके पूछा है, आ गया स्पेस टेक, मतलब जो मिशन कंडक्ट करे जाते हैं वो आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, पढ़ा है तो कर लोगे इसको, नहीं पढ़ा है तो स्किप करना पड़ेगा, तो मिशंस आर इंपॉर्टेंट। अगला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, क्लिनिकल डायग्नोसिस में कैसे हेल्प करेगा, हेल्थ केयर सेक्टर। और डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ AI इन हेल्थ, आपसे पूछा है डू यू परसीव, कहीं यस बोलेंगे कहीं नो बोलेंगे। अब आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहां से पूछा है एग्जामिनर ने, इस बार आपको ऑटोनॉमी दी है कि आप अपना हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हो आंसर को। यस, जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए ना कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, तो जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। मतलब यस कर रहे हो तब भी, नो कर रहे हो तब भी, तो आप ना तो यस करोगे ना तो नो करोगे, यस भी करोगे नो भी करोगे, मतलब न्यूट्रल आंसर देना है आपको, दोनों फेवर में लिखना है कि अगर एग्री कर रहे हो तो यस भी लिखना है, नो भी करना है, एक जगह पे नहीं छोड़ना है कि यस या फिर नो, आपको दोनों लिखने हैं, यस भी लिखना है नो भी लिखना है, चाहे से आप टेबुलर फॉर्म में इसको डिवाइड कर सकते हो। हाँ, वो AI का ही काउंट होगा फिर, यस, क्योंकि हम AI के थ्रू ही इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, और आज के टाइम पे AI का एडवांटेज ही क्या निकला हुआ है, कॉपी नहीं करना पड़ रहा, प्रॉम्प्ट जनरेट करना पड़ रहा है, तो वो और ज्यादा इजी हो गया प्रोसेस, तो वो नेगेटिव वाले में आएगा। ठीक है, तो आपने ना यस करना है पूरा, ना नो करना है, आपने वो दोनों ही लिखने हैं, न्यूट्रल, हाँ, मेंटेन करके चलना उस चीज को। ये एक चीज जो आपको नहीं और पता लगी, आपका शायद कईयों का होता है यस, कईयों का शायद होता है नो, पर दोनों लिखने हैं इसमें, यस भी नहीं नो भी नहीं, दोनों लिखने हैं, दोनों। आपने तो दोनों लिख दिया ना, आपने तो उसको सोचने पे मजबूर कर दिया कि देखो मैंने यस भी बोला है, मैंने नो भी बोला है, अब आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा ठीक लगा है। जस्टिफिकेशन तभी बोली मैंने, जस्टिफाई करना पड़ेगा, अगर यस बोला हुआ है जस्टिफाई, नो बोला है जस्टिफाई, ताकि एग्जामिनर आपका नंबर ना डिडक्ट करे। एंड नहीं, कंक्लूड नहीं करना आरुष, कंक्लूड में करोगे ना तो वहां से दिख रहा है कि आप फेवर में ज्यादा हो, तो वो चीज नहीं करनी है। मैक्सिमम जो अप्रोच अडॉप्ट करते हैं इस केस में वो टेबुलर फॉर्म की करते हैं, येस भी और नो भी, या फेवर डिसफेवर, जैसे मर्जी। डन यहां तक। आपने एक और चीज जो अब समझी बाय एंड ऑफ दिस सेशन, वो ये कि आपसे कई बार आपका भी पर्सपेक्टिव पूछा जाएगा, पर वहां पे ना तो यस होगा अकेला ना तो नो होगा। जैसे एक हिस्ट्री में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन कि हड़प्पन जो आर्किटेक्चर था उससे रिलेटेड कुछ सवाल था और आपसे पूछा गया था कि आपका क्या पर्सपेक्टिव। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहीं पे था कि हाँ मैंने तो डाला था, वो यहाँ पे यूपीएससी का PYQ था कि हड़प्पन आर्किटेक्चर, उसके सेलियंट फीचर बताने थे, और एक मेरे ख्याल से एक और था हड़प्पा के ऊपर, यस, फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। क्या आपको लगता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन थी? सीधा ही लिख दिया बच्चों ने यस, नहीं यस से नहीं शुरू करना था, इंस्टेंसेस बताने थे, क्योंकि उसमें भी 3 फेज आए, अर्ली, मिडल और लेटर फेज। तो वहां भी हमें दिखता है कि पहले चलता है, शुरुआत होती है सिविलाइजेशन की, एक पीक पॉइंट आता है जहां पे आपको अर्बनाइजेशन दिखती है, देन ड्रॉप भी आता है। तो आप नहीं बोल सकते कि हाँ ये फर्स्ट फेज ऑफ सिविलाइजेशन था। तो मतलब जब भी आपसे पर्सपेक्टिव पूछा, बी न्यूट्रल, मतलब यस एंड नो बोथ बताने हैं आपको। एंड सेम क्वेश्चन वो हिस्ट्री का भी था। हाँ, ऐसे करके भी लिख सकते हो, अगर ये तब करना है,
अगर आपसे पर्सपेक्टिव नहीं पूछा है और आपसे बोला है कि सिर्फ इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वही बताने, तब आप बोल सकते हो कि नेगेटिव भी है बट स्टिल हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है, वहां पे टच करके निकल जाना है। जहां पे आपसे पर्सपेक्टिव पूछा है वहां न्यूट्रल अप्रोच अडॉप्ट करनी है, येस एंड नो दोनों होंगे, जस्टिफिकेशन देनी है, छोटा रखना चाहे से पार्ट पर जस्टिफिकेशन रेलिवेंट होनी चाहिए, एंड जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी तक लिमिट रहना है। तो जो क्या अब देखो उसमें आपका पर्सपेक्टिव नहीं पूछा आपने मेरे से, आपने बोला कि डज बोला आपने, ठीक है, आगे क्या बोला कि चाइना का जो एक्सपेंशन है, अब जब डज लिखा होगा ना लास्ट में डॉट लगा के उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा होगा, क्रिटिकली एग्जामिन लिख दिया होगा लेट्स से, अब क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे फिर से, कि थ्रेट भी है नहीं भी है, दोनों लिखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि हम भी तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी करने की ट्राई करते हैं उनके साथ। ये डज वाली जो स्टेटमेंट होती है, जैसे यहाँ पे डू यू ऐड कर दिया, आपसे आपका पर्सपेक्टिव पूछ लिया, कहीं क्वेश्चन में डॉट लगा के क्रिटिकली एग्जामिन लिख दिया होगा, एग्जामिन का मतलब है आपको दोनों देखने हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही आपको हाईलाइट करने हैं। हाँ तो सीधा ही बोला एप्लीकेशन लिखो, जो आपको ज्योग्राफी या साइंस एंड टेक के अंदर दिख जाता है वो आएगा, नहीं कभी भी नहीं आएगा ऐसा कि डेफिनेटली यस होएगा, या तो आपको बोल देगा कि है ऐसा, आप जस्टिफाई करो। तो अगर उन्होंने खुद ही बोल दिया कि है ये प्रॉब्लम कि प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है, आपने फिर बस जस्टिफाई करना है, फिर नहीं नो की तरफ जाना, अगर उन्होंने खुद ही बोल दिया हुआ है तो डन। ये आपके साइंस एंड टेक के मेंस के आज हमने देखे, कल हम थोड़ा सा प्री के हाईलाइट से लेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे सारे, बस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके आते हैं, फिर उसके बाद ही आप इस मेंस वाले सेगमेंट में जाते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपका मंडे से अब बैच शुरू होगा साइंस का एट 12:15 और उसे लगा लेना है, क्योंकि साइंस एंड टेक कॉन्सेप्चुअल देन फैक्चुअल तो है ही, बिना फैक्ट्स के साइंस का पता भी नहीं चलता, एंड एनालिटिकल इन कमीशन के पेपर्स, तो ठीक से प्रिपेयर करना उसको, ठीक है।